प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियों या ऐतिहासिक चित्रों को देखने पर एक बात अक्सर ध्यान खींचती है। हाँ, वो उनके सिर के पीछे का तेज प्रकाश। बिल्कुल, उनके सिर के पीछे एक गोल चक्र हमेशा चमकता हुआ दिखाई देता है। आमतौर पर इसे सिर्फ एक कलात्मक चित्र या दिव्यता का प्रतीक मान लिया जाता है, जो कि पूरी सच्चाई नहीं है। सही कहा। लेकिन ये विचार करने वाली बात है कि क्या हो अगर ये सिर्फ कोई कल्पना न होकर मानव शरीर के भीतर मौजूद ऊर्जा केंद्रों का एक सटीक वैज्ञानिक चित्रण हो। मतलब एक पूरा बायोलॉजिकल नक्शा। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में इसी रहस्य को डिकोड किया जाएगा। ये वीडियो शरीर के 7 चक्रों का बहुत गहरा विश्लेषण करता है। और आज हमारा मुख्य उद्देश्य मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक इन 7 चक्रों के भौतिक और आध्यात्मिक गुणों को समझना है, साथ ही उस वैज्ञानिक ध्यान विधि को भी डिकोड करना है। बिल्कुल, वो विधि जिसके जरिए इन चक्रों को जागृत और संतुलित किया जा सकता है। ये विषय जितना प्राचीन है, आज की तनाव भरी जिंदगी और बीमारियों से लड़ने के लिए उतना ही प्रासंगिक भी है। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। इस पूरी स्रोत सामग्री में जो बात सबसे पहले ध्यान आकर्षित करती है वो है इसका दृष्टिकोण। मतलब इसे कोई जादू टोना नहीं बताया गया है। हाँ, एकदम सही। ये वीडियो इस पूरी प्रक्रिया को किसी रहस्यमयी या जादुई धारणा के रूप में पेश नहीं करता, बल्कि इसे एक स्पष्ट विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करता है। योग शास्त्रों में इसे चित्त वृत्ति निरोध क्रिया कहा गया है ना? बिल्कुल। जिसका सीधा अर्थ है मन की चंचलता और अनियंत्रित विचारों को रोकने की तकनीक। आज के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी तनाव कम करने के लिए इसे बहुत महत्व देना शुरू कर दिया है। हाँ, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी। ये समझना जरूरी है कि ये चक्र दरअसल मानव के भौतिक शरीर, जिसे हम छू सकते हैं, हाँ, भौतिक शरीर और अभौतिक शरीर जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, के बीच एक पुल का काम करते हैं। एक तरह से ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने वाले इंटरफेस की तरह है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला ये जुड़ाव एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा है। स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कुंडलिनी शक्ति। ये शब्द बहुत सुना जाता है। हाँ, वहाँ बताया गया है कि ये शरीर में मौजूद एक सुप्त या सोई हुई ऊर्जा है। इस पूरे चक्र ध्यान का मुख्य काम इसी सोई हुई चेतना को जगाना बताया गया है। और साथ ही ये भी जिक्र है कि कैसे ये चक्र शरीर के 5 तत्वों को संतुलित करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बिल्कुल, ये बाहरी दुनिया की भागदौड़ से ध्यान हटाकर अपनी आंतरिक चेतना पर केंद्रित होने की एक बेहद व्यवस्थित पद्धति है। अगर इस प्रक्रिया को बड़े परिदृश्य में देखा जाए तो ये संतुलन ही स्वस्थ जीवन का मुख्य आधार है। आधुनिक जीवन शैली में अक्सर इंसान किसी एक ही तरह के काम या तनाव में उलझा रहता है, जिससे शरीर के बाकी चक्र सोई हुई अवस्था में चले जाते हैं। हाँ, 5 तत्वों का ये संतुलन तभी सधता है जब 7 चक्र सही तरीके से काम कर रहे हो। और कुंडलिनी कोई जादुई सांप नहीं है जैसा अक्सर टीवी में दिखाते हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये वो असीमित ऊर्जा है जिसका इंसान अपने सामान्य जीवन में इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। जब ध्यान के माध्यम से ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है तो शरीर के ये अलग अलग ऊर्जा केंद्र यानी चक्र सक्रिय होने लगते हैं। सही कहा। तो फिर इस यात्रा की शुरुआत सबसे निचले स्तर से करते हैं। हाँ, शरीर का पहला ऊर्जा केंद्र मूलाधार चक्र है, जिसे जनेंद्रिय और गुदा के बीच स्थित बताया गया है। और यह पृथ्वी तत्व प्रधान है। स्रोत के अनुसार इसके रंग और स्वरूप की बात करें तो इसका रंग लाल है। और इसमें 4 पंखुड़ियों वाला कमल होता है जो पृथ्वी की 4 दिशाओं का प्रतीक है। यहाँ वम शम जैसी ध्वनियां गूंजती हैं। बिल्कुल। कहा जाता है कि ये ध्वनियां मस्तिष्क और हृदय को गहराई से कंपित करती हैं। इस चक्र को मूल आधार कहा जाना ही इसकी अहमियत को स्पष्ट कर देता है। ये ब्रह्मांड के निर्माण के तत्वों और मानव जीवन की उत्पत्ति का सबसे शुरुआती केंद्र है। स्रोत में यहाँ अपान वायु का जिक्र भी है। हाँ, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझें तो अपान वायु शरीर की वो ऊर्जा है जो नीचे की ओर बहती है। मतलब जो शरीर से मल मूत्र त्यागने की प्रक्रिया को देखती है। बिल्कुल, और निचले अंगों के शारीरिक विकास को भी नियंत्रित करती है। और अगर इसके मनोवैज्ञानिक नजरिए की बात करें तो जो व्यक्ति इस चक्र को स्वस्थ और संतुलित रखता है वो अपने भीतर के भय या अस्तित्व के संकट पर जीत हासिल कर लेता है। वो सांसारिक जीवन की चुनौतियों और आध्यात्मिक शांति के बीच एक बेहतरीन तालमेल बना पाता है। अस्तित्व के भय पर जीत हासिल करना आज के समय में हर इंसान की एक बड़ी जरूरत है। मूलाधार से थोड़ा ऊपर बढ़ने पर स्वाधिष्ठान चक्र आता है, जो उपस्थ या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेस में स्थित है। जानकारी के अनुसार इसमें 6 पंखुड़ियों वाला कमल होता है
और ध्यान विधि के दौरान इसे पीले रंग के फूल के रूप में देखने की कल्पना की जाती है। और यहाँ से वम भम जैसी ध्वनियां निकलती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा बदलाव आता है, पृथ्वी तत्व से जल तत्व में बदलाव। ये जल तत्व वाला बदलाव कई गहरे प्रभाव डालता है। मानव शरीर का लगभग 3/4 हिस्सा पानी ही तो है। बिल्कुल। जिस तरह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव समुद्र पर पड़ता है और उसमें ज्वार भाटा आता है, ठीक उसी तरह इस स्वादिष्ठान चक्र का सीधा संबंध चंद्रमा से बताया गया है। हाँ, ये बहुत ही तार्किक लगता है कि शरीर में भावनाओं की उथल-पुथल, नई कल्पनाओं का जन्म और स्त्रियों में मासिक चक्र जैसी चीजें इसी जल तत्व और चंद्रमा के प्रभाव से नियंत्रित होती हैं। और ये चक्र इंसान की कामुकता को भी तय करता है ना? कामुकता और रचनात्मकता दोनों को। जब ये चक्र संतुलित और जागृत होता है तो इंसान में जीवन के प्रति उत्साह और नई चीजों को खोजने का जोश रहता है। और इसके सुप्त होने पर जीवन नीरस लगने लगता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और शरीर के भीतर मौजूद जल का ये कनेक्शन सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस चक्र का अपना रंग नीला बताया गया है। लेकिन यहाँ एक अलग डिटेल है। हाँ, इसमें मौजूद 10 पंखुड़ियों वाले कमल का रंग पीला होता है। अग्नि तत्व का मतलब है कि यहाँ बात ऊर्जा और गर्मी की हो रही है। अग्नि का सीधा संबंध ऊर्जा के निर्माण और ताप से है। स्रोत में इसे समान वायु का स्थान बताया गया है। समान वायु को शरीर का एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क समझा जा सकता है। बिल्कुल। इसका काम पाचन तंत्र से बने रस और रक्त को शरीर के एक एक अंग तक पहुंचाना है। यानी इंसान का हाजमा और शारीरिक ऊर्जा का स्तर इसी पर निर्भर करता है। इसके गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अगर विश्लेषण करें तो जिस व्यक्ति का मणिपुर चक्र जागृत होता है वो हमेशा शक्ति, नए आविष्कारों और कर्म की तलाश में रहता है। मतलब ऐसे लोगों में एक स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता होती है। वे ऊर्जा से भरे होते हैं और अक्सर व्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखने की इच्छा रखते हैं। नेतृत्व क्षमता और नियंत्रण की इच्छा का नाभि के इस ऊर्जा केंद्र से जुड़ा होना एक नया दृष्टिकोण देता है। अब शरीर के मध्य भाग से हृदय की ओर बढ़ते हैं, जहां अनाहत चक्र स्थित है, जो वायु तत्व विशेषकर प्राण वायु प्रधान है। इसका कमल सफेद रंग का है और इसमें 12 पंखुड़ियां बताई गई हैं। प्राण वायु असल में जीवन की डोर है जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में प्रसारित करती है। अनाहत चक्र को अक्सर समाज और व्यक्ति की आंतरिक दुनिया के बीच संतुलन का केंद्र माना जाता है। स्रोत सामग्री में इसके कमजोर या अति जागृत होने के जो परिणाम बताए गए हैं वे काफी सटीक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण लगते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति का ये चक्र कमजोर है तो वो भावनाहीन और बहुत ज्यादा तर्कशील हो जाता है। वो हर काम में केवल नफा नुकसान देखता है। और अगर ये बहुत ज्यादा जागृत हो जाए तो व्यक्ति समाज सेवा में पूरी तरह डूब सकता है, लेकिन उसकी अपनी भावनाएं भी बेकाबू हो सकती हैं। यहाँ तक कि स्रोत में टेलीपैथी या दूरदृष्टि जैसी शक्तियां विकसित होने का भी उल्लेख किया गया है। टेलीपैथी का उल्लेख वाकई इस बात को साधारण मनोविज्ञान से काफी आगे ले जाता है। हाँ, ये दिखाता है कि प्राचीन विज्ञान इंसान की दिमागी क्षमताओं को कितना असीमित मानता था। हृदय से ऊपर जाने पर कंठ या गले में विशुद्ध चक्र आता है। यह आकाश तत्व प्रधान है, जिसे शून्य भी कहा गया है। इसका रंग भूरा बताया गया है। अब यहाँ स्रोत में एक विरोधाभास या कहें तो एक बारीक डिटेल देखने को मिलती है। हाँ, शुरुआत में बताया गया है कि ये 16 पंखुड़ियों वाला कमल है, जहाँ अ से अह तक 16 ध्वनियां निकलती हैं। लेकिन जब ध्यान विधि समझाई जाती है तो वहाँ भूरे रंग के 15 दलों यानी 15 पंखुड़ियों वाले कमल की कल्पना करने को कहा गया है। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ये प्राचीन ज्ञान की जटिलता को दिखाती है। प्राचीन ग्रंथों का जब अलग अलग समय पर अनुवाद या व्याख्यान होता है तो अक्सर ऐसे बारीक अंतर सामने आते हैं। विशुद्ध चक्र का ये आकाश तत्व मस्तिष्क के विकास के लिए बेहद जरूरी है। इसके जागरण से संचार कौशल में निखार आता है और स्रोत के अनुसार रोग या शोक दूर होते हैं। और इसके असंतुलन के प्रभाव बहुत आम जीवन में देखने को मिलते हैं। जब ये चक्र असंतुलित होता है तो व्यक्ति हर चीज को हीन नजरिए से देखने लगता है। मतलब वो हर छोटी बात पर बहस करने वाला इंसान बन जाता है। बिल्कुल, और केवल दूसरों की आलोचना करके खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। बहस करने की इस प्रवृत्ति का सीधा जुड़ाव गले के चक्र से होना काफी तार्किक लगता है, क्योंकि यह संचार का केंद्र है। गले से ऊपर अब उस चक्र की बारी आती है जिसके बारे में आधुनिक संस्कृति में भी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, आज्ञा चक्र। यह थर्ड आई। ये दोनों भौहों के बीच स्थित है।
सुनहरे रंग का ये कमल 2 पंखुड़ियों वाला है। यहाँ स्रोत एक बहुत ही आधुनिक संदर्भ जोड़ता है कि यूरोपीय विज्ञान भी इस स्थान को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि ठीक इसी जगह पर पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियां मौजूद होती हैं। यह प्राचीन योग और आधुनिक शरीर विज्ञान का एक बेहतरीन संगम है। प्राचीन योग शास्त्र में इस स्थान को त्रिवेणी भी कहा गया है। त्रिवेणी का अर्थ है 3 नदियों का संगम। शरीर के संदर्भ में यह वो जगह है जहां मूलाधार से उठने वाली 3 मुख्य नाड़ियां मिलती हैं। ईणा नाड़ी, जिसे गंगा का प्रतीक माना गया है, पिंगला, जिसे यमुना कहा गया है, और सुषुम्ना, जिसे सरस्वती का रूप दिया गया है। आज्ञा चक्र मन और बुद्धि का मिलन स्थान है। स्रोत में एक बहुत ही भारी शब्द का प्रयोग हुआ है, संप्रज्ञात समाधि। इसे अगर सरल भाषा में समझें तो ये एक ऐसी अवस्था है जहां इंसान का ध्यान किसी एक वस्तु या विचार पर पूरी तरह केंद्रित हो जाता है, बिना भटके। और उस दौरान उसे अपने होने का और उस वस्तु का पूरा ज्ञान रहता है। ये वो अवस्था है जहां से पूरे जीवन के विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। संप्रज्ञात समाधि का ये स्पष्टीकरण इस अवस्था की गहराई को समझने में बहुत मदद करता है। मन और बुद्धि के इस संगम से आगे अब बात उस अंतिम चक्र की ओर बढ़ती है जो शरीर में सबसे ऊपर है, सहस्त्रार चक्र, जो मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित है। इसका स्वरूप बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। ये किसी एक रंग का नहीं, बल्कि इंद्रधनुष के सभी रंगों से बना है और इसमें अनेक या कहीं तो अनंत पंखुड़ियां हैं। और सबसे अनोखी बात ये है कि ये कमल नीचे की ओर मुड़ा हुआ और आधा खुला हुआ होता है। सहस्त्रार चक्र को लेकर स्रोत सामग्री एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी देती है। इसे जागृत करना कोई सामान्य साधना नहीं है। ये जीवन, मृत्यु और मोक्ष पर नियंत्रण का केंद्र माना जाता है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो आम इंसान सामान्य पारिवारिक और सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे इस चक्र को जबरदस्ती जागृत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज्ञा और सहस्त्रार, ये अंतिम 2 चक्र अक्सर सोई हुई अवस्था में ही रहते हैं। इन्हें जगाने के लिए उस स्तर की कठिन साधना की जरूरत होती है जो संसार का त्याग करने वाले योगी करते हैं। आम इंसान के लिए इनका केवल ध्यान करके स्वस्थ और सुखमय जीवन की कामना करना ही पर्याप्त बताया गया है। यह चेतावनी इस बात को पुख्ता करती है कि यह प्रक्रिया शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के बहुत ही संवेदनशील स्तर पर काम करती है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं कि आखिर ये ध्यान किया कैसे जाता है। स्रोत में इस चक्र जागरण या असेंशन की बहुत ही स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप वैज्ञानिक विधि बताई गई है। शुरुआत किसी भी शांत और ध्यानात्मक आसन में बैठकर की जा सकती है, जैसे ज्ञान मुद्रा, अंजलि मुद्रा, या फिर अगर बैठना संभव ना हो तो सीधे शवासन में लेटकर आंखें बंद और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ध्यान की यह यात्रा हमेशा सबसे नीचे यानी मूलाधार चक्र से ही शुरू होती है। इस ध्यान विधि का पूरा आधार मानसिक चित्रण या विजुअलाइजेशन पर टिका है। साधक को सबसे पहले मूलाधार पर ध्यान केंद्रित करना होता है और वहां एक बंद कमल की कल्पना करनी होती है। फिर अपनी आंतरिक दृष्टि से उस कमल की पंखुड़ियों को एक एक करके खिलते हुए देखना होता है। उस विशिष्ट रंग की चमक और उसके खिलने से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गहराई से महसूस करना होता है। जब एक चक्र का कमल पूरी तरह खिल जाए, तब ध्यान को वहां से हटाकर ऊपर की ओर अगले चक्र पर ले जाना होता है। इसका मतलब है मूलाधार से शुरू करके स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और अंत में सहस्रार तक पहुंचना। हर ऊर्जा केंद्र पर उस चक्र के विशिष्ट रंग के कमल को खिलते हुए देखने की प्रक्रिया को दोहराना है। सहस्रार पर पहुंचकर ये कल्पना करनी है कि ये सभी चेतनाओं का केंद्र है, जहां भूत, भविष्य और वर्तमान सब एक हो जाते हैं और इंद्रधनुष के सभी रंग वहां मौजूद हैं। लेकिन यहाँ एक बार फिर से एक बहुत बड़ा चेतावनी का बोर्ड लगाया गया है। ये ध्यान का सबसे नाजुक और अहम चरण है, जिसे डिसइंसेंशन या समापन की विधि कहा जाता है। सहस्रार तक पहुंचकर ध्यान को अचानक से खत्म करके आंखें नहीं खोली जा सकती। इसे समझने के लिए एक आधुनिक उदाहरण लिया जा सकता है। जैसे किसी कंप्यूटर में कोई बहुत बड़ा और भारी सॉफ्टवेयर चल रहा हो, तो उसे सीधे प्लग निकालकर बंद नहीं किया जाता, बल्कि उसे सही तरीके से शट डाउन करना पड़ता है, वरना सिस्टम क्रैश हो सकता है। ठीक इसी तरह मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र भी भारी ऊर्जा को अचानक छोड़ नहीं सकते। साधक को उसी रास्ते से वापस लौटना होता है। ये उदाहरण इस खतरे को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करता है। स्रोत में साफ निर्देश है कि सहस्रार पर कुछ देर रुकने के बाद
ध्यान को वापस नीचे आज्ञा चक्र पर लाना है। और जो पंखुड़ियां ध्यान में ऊपर जाते हुए खोली गई थी, उन्हें वापस एक एक करके बंद करते हुए देखना है। आज्ञा से विशुद्ध, फिर अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और अंत में मूलाधार चक्र पर वापस आना है। हर जगह खिले हुए फूल को वापस कली में बदलते हुए देखना इस बात का संकेत है कि ऊर्जा को वापस उसके मूल स्थान पर सुरक्षित रखा जा रहा है। यह वापसी की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि चेतना सुरक्षित रूप से भौतिक शरीर और सामान्य सांसारिक स्थिति में लौट आए। मूलाधार पर पंखुड़ियां बंद करने के बाद भी शारीरिक स्तर पर कुछ ग्राउंडिंग तकनीकें बताई गई हैं। तुरंत खड़े नहीं होना है, शरीर के प्रति जागरूकता वापस लानी है। पैरों के पंजों को धीरे धीरे हिलाना, सिर को दाएं बाएं घुमाना, हाथों की मुट्ठी को 4-5 बार बंद करना और खोलना। इसके बाद दोनों हाथों को आपस में रगड़कर उत्पन्न हुई ऊर्जा और गर्मी को आंखों तथा चेहरे पर लगाना होता है। अंत में कुछ देर मौन रहकर धीरे धीरे आंखें खोलकर ही इस पूरे अभ्यास को समाप्त किया जाता है। इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार यही है कि 7 चक्रों का यह ज्ञान केवल कोई पुरानी रहस्यमयी या काल्पनिक बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह मानव शरीर की ऊर्जा, मनोविज्ञान, भावनाओं और भौतिक स्वास्थ्य को प्रबंधित करने की एक अत्यंत व्यवस्थित पद्धति है। यह बाहरी दुनिया की उथल-पुथल के बीच इंसान को उसके शरीर के आंतरिक नेटवर्क को समझने और उसे चैनलाइज करने का एक टूल देती है। ये ऊर्जा का एक बहुत ही सूक्ष्म और जटिल नेटवर्क है। जब ध्यान के माध्यम से इस आंतरिक ऊर्जा को समझना और संतुलित करना आ जाता है, तो बाहरी तनाव और बीमारियां इंसान पर बहुत कम प्रभाव डाल पाती हैं। ये शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों के लिए एक ब्रिज का काम करता है। और इस चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार सामने आता है जो इस पूरे विषय को देखने का नजरिया बदल सकता है। कौन सा विचार? स्रोत सामग्री में इस बात का जिक्र है कि कैसे आज्ञा चक्र को आधुनिक मेडिकल साइंस पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि के रूप में स्वीकार करता है। हाँ, जो बहुत हैरान करने वाला है। ये गहराई से सोचने वाली बात है कि हजारों साल पहले जब कोई MRI या एक्सरे मशीन नहीं थी, कोई आधुनिक लैब नहीं थी, तब प्राचीन योगियों ने शरीर की इन सूक्ष्म ग्रंथियों और इंसानी शरीर व दिमाग पर उनके इतने गहरे प्रभावों का ऐसा सटीक नक्शा कैसे तैयार कर लिया होगा? ये वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये संभव है कि हमारी आज की अत्याधुनिक मेडिकल साइंस प्राचीन ध्यान विधियों और उनके ऊर्जा विज्ञान के कई रहस्यों को डिकोड करने की बस एक शुरुआत ही कर रही है? हो सकता है। अभी शरीर और चेतना के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान की कसौटी पर परखा जाना बाकी है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। खोजने और समझने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है।